प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को ये मालूम है कि जेल प्रहरी की वैकेंसी आने वाली है और एमपी पुलिस वगैरह की भी वैकेंसी आने की संभावना है। तो आप लोगों ने मुझसे ये डिमांड रखी थी कि सर आप पुराने पेपर जितने भी हैं किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये मैंने पुराना पेपर जेल प्रहरी का जो आया हुआ पेपर था उसी के कुछ क्वेश्चन, लगभग मैंने 12 क्वेश्चन उस वीडियो में 11 के आंसर दे दिए थे और 12 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। उसी के आगे के क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूँ, तो आप इसको बड़े ध्यान से देखें और इन क्वेश्चनों को नोट्स कर लें। और अक्सर क्या होता है कि कभी कोई क्वेश्चन किस परीक्षा में आ गया, अन्य किसी एग्ज़ाम में रिपीट हो सकता है। तो अब इस पेपर को बड़े ध्यान से समझें और इनसे मिलते जुलते और भी कई क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। हमने आपसे ये पूछा था कि कौन सा देश, उस समय लिखा था G8 लिखा था यहाँ, क्योंकि उस समय इसका नाम G8 था। अभी मैं पूरी कहानी समझाऊंगा कि किस तरह से G6 G7 बना, फिर G8 हुआ, फिर पुनः G7 हो गया, अब उसको G10 या G11 बनाने की बात हो रही है। तो इसको बड़े ध्यान से मैं अभी समझाता हूँ। तो अभी तो पहले तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें कि कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है। तो आप इसका आंसर कहेंगे चाइना नहीं है। अब आप लोग ऐसे कैसे याद बता देंगे कि चाइना नहीं है जब तक आपको पूरा इसकी कहानी नहीं मालूम होगी। तो अब आप एक फार्मूला याद रख लेंगे। क्या फार्मूला? FABGJI। क्या याद रखेंगे? FABGJI, बस। और क्रम यही याद रखिए आप, FABGJI। इससे हमें पूरा G6 G7 G8 क्लियर हो जाएगा और आप लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा किसी प्रकार से। देखिए क्या हुआ था 1974 में, 1974 में ये बात हुई थी कि ये एक संगठन बनाएंगे, लेकिन 1975 में ये 6 देशों ने मिलकर फ्रांस, ये ऐप से हो गया फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन या इंग्लैंड कह सकते हैं, जर्मनी, जापान और इटली। क्या हो गया? फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, जापान और इटली, इतने देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया और उस संगठन का नाम G6 रखा। क्या रखा? G6। 1975 में ये घटना हुई। ठीक, कब हुई? 1975 में। लेकिन आगे चल के 1976 में क्या हुआ? 1976 में इसमें कनाडा इंक्लूड हो गया। क्या इंक्लूड हो गया बेटाओ? कनाडा। तो इस संगठन का नाम G7 पड़ गया। कनाडा इंक्लूड हो गया तो ये संगठन क्या हो गया? कनाडा। और आ गया तो G7। 1976 में कनाडा सम्मिलित हो गया। अब आगे चल के 1998 में, 1998 में इसमें रूस इंक्लूड हो गया। क्या हुआ बेटाओ? रसिया इसमें सम्मिलित हुआ, रूस। तो इस संगठन का नाम G8 हो गया। कहानी बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? 74 में संगठन बनाने की बात हुई, 75 में संगठन बना, 6 देश थे तो G6 नाम। 76 में कनाडा इंक्लूड हुआ, 1976 में कनाडा इंक्लूड हो गया, तो ये हो गया हमारे पास G7। फिर 1998 में रसिया इंक्लूड हो गया तो G8 हो गया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि रूस ने एक क्रीमिया क्षेत्र था, क्रीमिया प्रांत को अपने कब्जे में कर लिया। तो उसकी निंदा स्वरूप इन सभी देशों ने, ये 7 देशों ने इस रूस को अलग कर दिया। तो 2014 में रूस अलग हो गया G8 से। तो 2014 तक इस संगठन का नाम G8 था। अब रूस अलग हो गया तो पुनः इसका नाम G7 हो गया। और अभी हाल में ही आप बात सुन रहे होंगे कि इस संगठन में 3 देश और एक चौथा देश दोबारा से रूस को सम्मिलित होने की बात हो रही है।
अगर रूस सम्मिलित नहीं होता तो 3 देश कौन कौन से सम्मिलित होने की बात है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया प्लस रूस। अगर रूस सम्मिलित हुआ तो इसका नाम G11 हो जाएगा, अन्यथा इसका नाम G10 होगा। वर्तमान इसका नाम क्या है? G7। ये पूरी कहानी मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। तो इसमें चाइना कभी ना सदस्य रहा और ना इसमें इंक्लूड होने की बात हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कौन सा G7 का सदस्य नहीं है? तो चीन नहीं है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि 42वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? आप बहुत अच्छे से समझेंगे। 42वें संविधान संशोधन को हम लघु संविधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं। और इसके द्वारा कई प्रकार के संशोधन हुए। हम जानते हैं कि सर्वप्रथम संविधान की प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ 42वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ। 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। और बहुत सारे संशोधन हुए 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसी कारण 42वें अमेंडमेंट को हम लघु संविधान भी कहते हैं। और यह संविधान संशोधन 1976 में हुआ, 1976 में हुआ। अब आप ये कमेंट करके भेजेंगे कि 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे और भारत के राष्ट्रपति कौन थे? क्लियर है बेटाओ। अगला हमारे पास क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो सभी लोग जानते हैं कि MP में लोकसभा सीटें 29 हैं, 29 लोकसभा सीटें हैं। और अभी लोकसभा में आप सभी लोगों को मालूम होगा कि 28 सीटें बीजेपी की थी और एक केवल कांग्रेस ने जीती थी। और राज्यसभा सीटों की अगर MP में बात हो तो राज्यसभा सीटें तो 11 हैं। आप मुझे कमेंट करके भेजेंगे कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं इसका आप कमेंट करके जवाब मुझे भेजेंगे। और लोकसभा की 29 हैं और राज्यसभा की 11 सीटें। अगला पॉइंट है कि अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति कौन से आयोग का गठन करता है? तो आप सभी लोग जानते हैं अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति कौन सा आयोग गठित करता है? तो आप सभी लोग कह देंगे अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति कौन सा आयोग? वित्त आयोग को गठित करता है। पहला फाइनेंस कमीशन, पहला वित्त आयोग 1951 में गठित हुआ था। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। तो आप लोग 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? इन दोनों का आप जवाब भेजिएगा। तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। और वित्त आयोग के बारे में एक मैंने चैनल पर एक वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप उसको भी देख लेना। तो वित्त आयोग के बारे में आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी। तो वित्त आयोग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, किस भाग के अंतर्गत हैं, वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं, पहले अध्यक्ष कौन थे, ये सब बातें आपको और क्लियर हो जाएंगी। तो 280 के तहत वित्त आयोग का गठन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये प्रसिद्ध तो होता है एक सींग वाले गैंडे के लिए, और ये किस राज्य में है? ये उसी राज्य में है जिसमें मानस नेशनल पार्क है। मानस नेशनल पार्क जिस राज्य में है उसी राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क है। तो आप सभी लोग जानते हैं असम राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के CM कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। अभी हाल में ही इनको एक पुरस्कार मिला है, उस पुरस्कार का नाम आप लिख कर भेजेंगे कि सर्बानंद सोनोवाल को कौन सा पुरस्कार मिला है। क्लियर है। अगली इंपॉर्टेंट बात आती है राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु, मिनिमम आयु कितनी होती है राज्यपाल बनने के लिए? तो आप कहेंगे राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 ईयर,
35 वर्ष होती है और सरकारी आयोग का संबंध भी राज्यपाल की नियुक्ति से है। सरकारी आयोग का संबंध भी राज्यपाल की नियुक्ति से है। और मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया थे। 1939 अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया हारे थे त्रिपुरी अधिवेशन में। पिछले वीडियो मैंने आपको समझाया था ये वाली बात। और कांग्रेस का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, पट्टाभी सीतारमैया ने लिखी थी। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया। और भारत की पहली महिला राज्यपाल सभी लोग जानते हैं सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल। उनको भारत कोकिला कहा जाता है। उन्हीं का जन्मदिवस 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पड़ता है। क्लियर है? इतनी राज्यपाल के बारे में। सरकारी आयोग का संबंध भी राज्यपाल की नियुक्ति से है। अगला, कील नहर। कील उत्तरी बाल्टी में, ऐसे याद कर सकते हैं, उत्तरी बाल्टी में कील, तो ये जोड़ते उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को, नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी। कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। इतनी बात क्लियर है? कील नहर उत्तरी सागर बाल्टिक सागर को जोड़ती है। और किस देश में? जर्मनी के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल। और जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। इसी कारण भारत का बिस्मार्क भी किसको कहते हैं? सरदार पटेल को कहते हैं, क्योंकि सरदार पटेल ने देशी रियासतों का एकीकरण किया था। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, जर्मनी की संसद का नाम बंडेस्टाग। और अभी जर्मनी के ही शांति का पुरस्कार, नोबेल नहीं बेटा, जर्मनी का शांति पुरस्कार अमर्त्य सेन को दिया गया था। और जर्मनी का शांति पुरस्कार पहले पाने वाले सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो कील नहर जर्मनी देश में है। 712 AD में, ये BC नहीं है बेटा, ध्यान रखना, 712 AD। कुछ युद्धों को आप बहुत अच्छे से याद कर लें। 712 AD में अरबों ने भारत के किस भाग पर आक्रमण किया था? ये क्वेश्चन बेटा अक्सर कंपटीशन में अक्सर आता है। और आप लोग क्या करते हैं, 4 व्यक्तियों के नामों को अक्सर भूलते हैं। कौन कौन से? एक MBT, एक MBK। देखो मैं चारों के नामों को क्लियर करा दे रहा हूँ, बार बार पे प्रॉब्लम नहीं। MBK, MBT, MG महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी, MG मोहम्मद गौरी। तो अब आप लोग 4 नामों को अच्छे से बिल्कुल क्लियर कर लें, इनमें कभी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। मोहम्मद बिन कासिम मोहम्मद बिन कासिम अरब से आया था और पहला मुस्लिम या अरब आक्रमणकारी था जिसने भारत पर 712 AD में सिंध प्रांत पर आक्रमण किया था। और सिंध पर अरब आक्रमण का वर्णन अली अहमद की पुस्तक चचनामा में वर्णित है। और सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने ही सिंध क्षेत्र में जजिया कर लगाया था। इतनी बात याद रखेंगे। और इस समय सिंध में दाहिर नाम का एक राजा राज्य कर रहा था। इतनी बात क्लियर है? ये बात यहाँ तक याद रहेगी। मोहम्मद बिन कासिम ने पहला अरब आक्रमणकारी। अब आती है बात MBT, हमारे इसके बाद का तो नहीं है शासक, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद बिन तुगलक। अब आ रही है MBT की बात, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सभी लोग याद कर लें कि यह दिल्ली सल्तनत का सबसे योग्य शासक था, लेकिन ये अपनी नीतियों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हुआ था। इसको रक्त पिपासु बादशाह कहते हैं, रक्त पिपासु। इसको पागल बादशाह भी कहते हैं। इसी के शासनकाल में अफ्रीका का मोरक्को क्षेत्र से कौन आया था? इब्न बतूता इसी के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता ने रहला नामक पुस्तक भी लिखी थी।
और मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा भी चलाई थी। और इसी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही भारत में दक्षिण क्षेत्र में 1336 एडी में हरियर एवं बुक्का ने हम्पी हस्तनावेती के अवशेषों पर विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली थी। तो इतनी बात आप याद रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ये मोहम्मद बिन तुगलक हुआ, वो मोहम्मद बिन कासिम था। अब आती है बात महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी वह व्यक्ति था जिसने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया था, 17 टाइम। और उसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था, सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? आप लोग कहेंगे सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण 1025 में। 1025 में आक्रमण जो किया था किसने? महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया और भारत पर जो उसका आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था। इतनी बात क्लियर है, ये बात कभी नहीं भूलेंगे। और उसी के साथ कौन आया था? अल-बरूनी। अल-बरूनी जिसने किताबुल हिंद या तहकीक हिंद लिखी थी। और अल-बरूनी एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम पुराणों का अध्ययन किया था। महमूद गजनवी के साथ उसका दरबारी और वो संस्कृत का ज्ञाता था। कौन? अल-बरूनी। तहकीक हिंद या किताबुल हिंद लिखी थी उसने। और याद रखेंगे वह संस्कृत का ज्ञाता था और सबसे पहले पुराणों का अध्ययन उसी ने किया था। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि पहला मुस्लिम कौन था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था? तो अल-बरूनी। और उसका एक और था दरबारी शाहनामा का लेखक फिरदौसी। शाहनामा का लेखक फिरदौसी उसी के साथ था। अब हमारे पास बात आती है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी को आप सभी लोग जानते हैं। मोहम्मद गौरी ने भारत पर मैन रूप से आक्रमण जो उसका वैसे तो 1178 में भी किया था, लेकिन प्रसिद्ध आक्रमण 1191, 1192 तराइन का फर्स्ट, तराइन का सेकंड। ठीक है, ये सब बातें आप लोग। और फिर इसने उसको जयचंद को भी जो हराया था, वो पूरी बातें आप लोगों जानते होंगे। मोहम्मद गौरी के बारे में, तो मोहम्मद गौरी के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। 1191, 1192। ठीक है, जयचंद के साथ युद्ध भी प्रसिद्ध है, पृथ्वीराज चौहान के साथ प्रसिद्ध है, उसकी कभी और चर्चा करेंगे। अब हम इधर आ जाएं, 712 वाला क्लियर हो गया। तो 712 में सिंध पर अरब आक्रमण, सिंध पर आक्रमण हुआ था। अब हमारे पास है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक ऑस्ट्रेलिया देश भी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया को विश्व की खेल राजधानी भी कहते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को विश्व की खेल राजधानी भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो सभी लोग जानते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और ये नई दिल्ली में हुई थी। कभी भी आप इसको बम्बई नहीं लगाएंगे। कांग्रेस की पहली मीटिंग हुई थी बॉम्बे। ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के भवन में, तो कांग्रेस की हुई थी। और इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? कार्यकारी अध्यक्ष थे। बाद में 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। तो अगले वीडियो में मैं और आगे के क्वेश्चन लेकर आऊँगा। आप इतने क्वेश्चनों को अच्छे से नोट कर लें और इनसे रिलेटेड और क्वेश्चन याद करें। और ये याद रखें कि लगभग इसी स्टैंडर्ड से आपको पेपर आता है और आप लोग देख रहे होंगे कि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। और जो भी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ कमेंट में, उनके आप जवाब जरूर दिया करो। अगर आप कमेंट नहीं कर पाते तो क्या करेंगे, एक पेज पर लिख लेंगे, उनका फ़ोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे। ठीक है, तो आप इसको देखिए और आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं
शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को करें, दोस्तों को कहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।